एलओसी पर होगा पाकिस्तान का मॉब अटैक। एलओसी पर खून खराबा कराएंगे इमरान खान। मानव ढाल बनाकर हमला करेगी पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान का इंटरनेशनल नरसंहार। कश्मीर मसले पर किसी ने आतंकिस्तान का साथ नहीं दिया तो इमरान दुनिया का ध्यान खींचने के लिए एलओसी पर मॉब अटैक कराना चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक खत्म होने के बाद पाकिस्तान एलओसी पर खून खराबा करने की फिराक में है। पाकिस्तान मानव ढाल बनाकर एलओसी पर बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान एलओसी पर हजारों की संख्या में लोगों को भेजने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाफिज सईद के नए संगठन जमातुल अल हदीस को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इस आतंकी संगठन ने 3 से 4 हजार नौजवानों को रावलपिंडी में एलओसी पार करने की ट्रेनिंग दी है। 4 हफ्तों तक इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आतंकी सरगना युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में हजारों की संख्या में ये लोग एलओसी पार करने की कोशिश करेंगे। भीड़ के बीच पाकिस्तान के बैट कमांडो और आतंकवादी भी छिपे रहेंगे। पाकिस्तान की चाल यह है कि जब एलओसी पर मॉब अटैक होगा तब भारतीय सेना भीड़ को रोकने की कोशिश करेगी। इस दौरान पाक सेना और आतंकी सेना को फायरिंग के लिए उकसाएगी और अगर फायरिंग हुई तो बड़ी संख्या में निहत्थे लोग मारे जाएंगे। अगर सरहद पर खून खराबा हुआ तो पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल लेवल पर नरसंहार दिखाने की साजिश करेगा। यानी इमरान खान अपनी खुदगर्जी के लिए हजारों पाकिस्तानियों को एलओसी पर बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर 31 जगह ये मॉब अटैक हो सकता है। पाक पोस्ट, पुंछ, पीपी नाला पुंछ, सोनार, माछिल सेक्टर, हथलंगा, रामपुर सेक्टर, अतमुकाम, केरन सेक्टर, दुधनियाल, केरन, गिद्दर उरी, गुंडग्रह उरी, शारडी, माछिल और लंजोट बीजी जैसी 31 जगहों से भीड़ हमला कर सकती है। खबर तो यह भी है कि इमरान खान यूएन से आने के बाद खुद पीओके में जाएंगे और इन लोगों को एलओसी लांघने के लिए उकसाएंगे। इमरान इससे पहले भी पीओके में लोगों को भड़का चुके हैं। सारी मुसलमान दुनिया में सवार अब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग। इनमें से भी लोग बंदूक उठाएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है ये मुसलमानों को इंतहा की तरफ धकेल रहा है। मैं आप सबके सामने आज अपने पाकिस्तानी कौम दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि जो ये कश्मीर में कर रहे हैं इसका रद्द अमल आएगा। कश्मीर के लोग खड़े होंगे जब ये कर्फ्यू उठेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों में से रद्द अमल आएगा। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि उन्हें कश्मीर से कर्फ्यू हटने का इंतजार है। वो कह चुके हैं कि इधर कर्फ्यू उठेगा और उधर कश्मीर जलेगा। The biggest worry is what happens once the curfew is lifted. We fear with 900,000 soldiers there will be a massacre. And that's also what we are trying to tell the world community that they must act on it. यानी जिस तरह 1947 में पाक आर्मी ने कबायलियों के भेष में कश्मीर में कत्लेआम किया था उसी तरह इमरान खान भी कश्मीर की धरती को लाल कर देना चाहते हैं। इंसान की इंसानियत को एक ढाल बना के अपने आगे खड़ा करोगे क्या ताकि आप दुश्मन के ऊपर हावी हो जाओ तो इसको ह्यूमन शील्ड कहते हैं। पहली बात तो यह है अगर ह्यूमन शील्ड तब कहलाई जाती है जब आप जबरदस्ती सिविलियन को पकड़ के अपने आगे रखो और दूसरी ह्यूमन शील्ड होती है जब सिविलियन वॉलंटियर करके आके अपनी फौज के आगे खड़े हो जाए उनको बचाने के लिए। दोनों ही ह्यूमन शील्ड हैं। क्वेश्चन ये है अगर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है तो एक ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो होती ही है और ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन होगी। पाकिस्तान की साजिश कश्मीर में शांति भंग करने की है ताकि कश्मीर जले और इमरान अपनी साजिश वाली रोटियां सेकें। कश्मीर की दुहाई देने वाले इमरान खान घाटी को लहूलुहान कर देना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी साजिशें रच ले, चाहे जितने आतंकियों को भेज ले, उसके नसीब में सिर्फ बर्बादी ही लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और उधर ब्लैकमेल करने की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के साथ जंग की नौबत आती है और सिविलियन दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं और परंपरागत युद्ध लड़ा जाता है, नौबत अगर ऐसी आती है कि 7 गुना बड़ा मुल्क परंपरागत युद्ध में हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे सामने समर्पण करने या कोई दूसरा बड़ा कदम उठाने के रास्ते बचते हैं, तो हम बड़ा कदम उठाएंगे और अपनी जान तक दे देंगे। 2 परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क एक दूसरे के सामने हैं, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर वो डराने की सियासत वहां जाकर भी कर रहे हैं। बाकी के मुल्कों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु न्यूक्लियर वेपन ऐसा वेपन है जो सरहदें नहीं देखता, सरहदों के पार जाकर उसका असर होता है। किसी एक कंट्री पर अगर इस्तेमाल हुआ तो बाकी कंट्रियां भी इसकी जद में आएंगी। लिहाजा दूसरे देश जो हैं इसमें आकर इंटरवीन करें और पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का जो पक्ष है वो सामने रखें, जो कि होने नहीं वाला। I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. सरहद पर मॉब अटैक के साथ साथ पाकिस्तान समंदर के रास्ते भी बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए आतंकी भेजकर भारत में 26/11 जैसे हमले को दोहराने की फिराक में है। समंदर के रास्ते हमला करेगा पाकिस्तान। नाव में बैठकर आएंगे पाक आतंकी। पाकिस्तान का अंडर वाटर प्लान। समंदर में बनेगी आतंकियों की जल समाधि। कश्मीर पर जंग जंग चिल्ला रहा पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमलों की साजिश में जुटा है। सरहद पर मॉब अटैक के साथ साथ पाकिस्तान समंदर के रास्ते भी बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए आतंकी भेजकर भारत में 26/11 जैसे हमले को दोहराने की फिराक में है। खुद देश के रक्षा मंत्री ने इसकी आशंका जताई है। केरल तक जो भी हमारी कोस्ट लाइन है, वहां पर हमारा पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश के आतंकवादी यहां पर भी कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता। यानी पाकिस्तान समंदर के रास्ते बड़ा धमाका करना चाहता है। इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान ने बाकायदा जैश ए मोहम्मद को इस काम पर लगाया है। जैश ने अंडर वाटर टीम भी तैयार की है। पाक नेवी आतंकियों को समंदर में हमले की ट्रेनिंग भी दे रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश के 50 आतंकियों के ग्रुप को स्पेशल डीप सी डाइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन आतंकियों को समुद्र में तैनात सुरक्षा बलों पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाक नेवी ने आतंकियों को पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग दी है। आतंकियों को हथियारों के साथ तैरने की ट्रेनिंग भी दी गई है। आतंकियों को सिखाया गया है कि कैसे इंडियन नेवी से बचना है। ये आतंकी मछुआरों के भेष में दाखिल हो सकते हैं, इसीलिए नेवी भी हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से कसाब और उसके साथियों ने समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ कर खून खराबा किया था, उसी तरह पाकिस्तान फिर से हिंदुस्तान की सरजमी को दहलाना चाहता है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान ने इस बार आतंकी हमले की रणनीति भी बदली है। जो पाकिस्तान पहले आम लोगों को निशाना बनाता था, वो अब भारत के तकनीकी और वैज्ञानिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितने मंसूबे पाल ले, पाकिस्तान चाहे कितने ही आतंकियों की फौज बना ले, जल, थल और नभ
हर जगह पाकिस्तान को शिकस्त ही मिलेगी। पाक हुक्मरान अपने आतंकियों को समझा दें, जिसने भी भारत की सीमा लांघी उसे वहीं दफन कर दिया जाएगा। समंदर के रास्ते आने वाले आतंकियों की वहीं जल्द समाधि बना दी जाएगी। मैं भारत का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते माता अमृता नंदन के आशीर्वाद से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी पूरी तरह से सुदृढ़ है। जो भी आतंकी आएगा वो मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इमरान के मंत्री भी इंटरनेशनल नौटंकी करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्क की बैठक में भी ड्रामा किया। कुरैशी विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामना तक नहीं कर पाए। इमरान के मंत्री की इंटरनेशनल नौटंकी। मकबूजा कश्मीर पर जिसने जबरदारी किया हुआ है, जिसने 52 दिनों से वहां कर्फ्यू का निफाज किया हुआ है, उनके साथ बैठना मुनासिब मैंने न समझा। सार्क की बैठक में भी किया ड्रामा। अच्छा तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता कि अगर वहां कर्फ्यू हट जाता। अच्छा बहुत होता कि अगर वहां जो इस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते, बहुत अच्छा होता। कंफ्यूज कुरैशी का तमाशा। हमने इसलिए मसला उठाया, हमने इसलिए मसला उठाया कि ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लेकर गया? भारत लेकर गया। न्यूयॉर्क में 7 देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधन करने वाले थे, लेकिन एन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तमाशा शुरू कर दिया। कुरैशी एस जयशंकर का सामना तक नहीं कर पाए और बैठक से उठकर चलते बने। इमरान के कंफ्यूज मंत्री फिर लगे रागे कश्मीर अलापने। आज सार्क का इजलास था जिसमें मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मैं ताखीर से आया और ताखीर की वजह भी कोई ठकी छुपी नहीं है। मकबूजा कश्मीर पर जिसने जबरदारी किया हुआ है, जिसने 52 दिनों से वहां कर्फ्यू का निफाज किया हुआ है और वहां के लोगों के बुनियादी हकूक को मुअत्तल किया हुआ है, उनके साथ बैठना मुनासिब मैंने न समझा। तो उनकी रवानगी के बाद मैंने आकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो था वो मैंने पेश किया। कुरैशी ने लिहाज नहीं किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कुरैशी के बोलने से पहले सार्क की बैठक से चले आए। कुरैशी ने इस्लामाबाद में सार्क समिट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। आज फिर जब तज़किरा हुआ सार्क का कि अगला इजलास कहाँ होना चाहिए, तो यकीनन इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो बहसियत वहां के मेजबान के मैंने सार्क के तमाम ममालिक को इस्लामाबाद की दावत दी, उनसे दरखास्त की। हम मुंतजिर हैं वो आए, इस्लामाबाद आए, ताकि जो सार्क के इश्यूज पर हमारे मामलात हैं हम उनको आगे बढ़ा सकें। इस साल जो एक बेहतर सूरत हाल दिखाई दी कि किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, चुनाचे ये बात तय हुई कि सार्क का समिट लेवल का अगला इजलास इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में होगा। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान पीएम मोदी को भी न्योता देने के लिए तैयार है। आप प्रधानमंत्री मोदी के भी वहां इस्तकबाल की तैयारी करेंगे सार्क समिट के लिए? हम सार्क को बुलाएंगे और जो ममालिक सार्क का हिस्सेदार हैं उनको दावत देंगे। अगर वो अपना सार्क का हिस्सा है या नहीं ये इनको सोचना होगा। 2016 में पठानकोट और उरी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क समिट का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद सार्क सदस्यों ने भी सम्मेलन से किनारा कर लिया और सम्मेलन रद्द हो गया। पाकिस्तान अब दोबारा समिट की मेजबानी कर अपनी लाज बचाना चाहता है।
क्योंकि आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पाकिस्तान मुंह छिपाता फिर रहा है। न्यूयॉर्क में जब पत्रकारों ने लश्कर सरगना हाफिज सईद के बारे में सवाल पूछा तो कुरैशी साहब पतली गली से निकल लिए। कुरैशी साहब, अगर आपका मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कहीं भी मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की दुहाई देने वाले इमरान खान चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रही बर्बरता पर चुप हैं। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों ने इमरान की जमकर क्लास लगाई थी। साथ ही बलोचों, सिंधियों और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने भी इमरान की फौज की ज्यादतियों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। पाकिस्तान के मुंह पर इंटरनेशनल तमाचा। The Islamic radicalization in Balochistan is being used by the Pakistani authorities as a tool to counter the Baloch national struggle. जिनेवा में सिंधी और बलोचों का हल्ला बोल। I would like to bring the Council's attention to the ongoing enforced disappearances and extrajudicial killings in Sindh. गिलगिट बाल्टिस्तान बोला, हम भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा। On 1st August 1947, Lee's Gilgit Agency was returned back by Britishers to Maharaja Kashmir and it was merged with Ladakh Wazarat. उइगर मुसलमानों ने चीन के चहेते इमरान को लताड़ा। Doesn't want to talk on this because he couldn't talk this because Pakistan is one of the biggest partner violation of human rights. कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को फिर एक बार इंटरनेशनल तमाचा पड़ा है। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की दुहाई देने वाले इमरान खान को सिंधी और बलोच कार्यकर्ताओं ने पूरी दुनिया के सामने धो डाला। जिनेवा में पाकिस्तान की ज्यादतियों का शिकार हुए लोगों ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचने की कोशिश की। बलोचों ने बताया कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में बर्बरता की हदें पार कर रहा है। The Islamic radicalization in Balochistan is being used by the Pakistani authorities as a tool to counter the Baloch national struggle for the right to self-determination. These go together with the enforced disappearances and extrajudicial killing of Baloch nationalists by the security forces. In the process of implementing these policies, lives and human rights of millions of people are being compromised. सिंध के लोगों ने भी अपने साथ हो रही ज्यादतियों के बारे में दुनिया को बताया। यहां एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।